हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब मस्त है, स्वस्थ और पढ़ाई बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग इसमें देखने वाले आप लोग का जो पांच पांच मॉडल सेट जिला शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए, उसमें हम लोग सोशल साइंस का सेट 3 देखने वाले हैं, सभी का सब्जेक्टिव सॉल्यूशन। जी हाँ, इसमें आप लोग को हर एक चीज को एक्सप्लेन कर देंगे। और बता दो दोस्तों, जो भी इतने सारे क्वेश्चन है मैंने खुद देखे, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। और आप लोग इतना पढ़ लेते हो ना, 5 सेट अगर कर ले तो 5 सेट और पहले का सेट, तो आप लोग का 80 to 90% कहीं नहीं जाएगा, आराम से उठा सकते हो। बस समझ के पढ़ लो। और इतना आसान लैंग्वेज में बताया कि आप लोग समझोगे तो एक बार पढ़ लोगे तो एग्जाम में जाके लिख सकते हो। ठीक है, दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या सवाल है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए, हाँ जरूर। और अपने दोस्तों को शेयर करना दोस्तों, ताकि आपका एक शेयर किसी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो देखो पहला सवाल क्या हमारा बोला कि कॉर्न लॉ क्या है, इसे क्यों समाप्त किया गया, इसके समाप्ति के क्या परिणाम हुए। तो देखो, ब्रिटेन में मक्का का आयात पर रोक लगा दिया गया था। ब्रिटेन में क्या हुआ था? मक्का का आयात पर, मतलब जो दूसरे देशों से मक्का आता था ना दोस्त, उस पर रोक लगा दिया गया था। ठीक है, अब नहीं आ पाएगा। तो इसको एक कानून के द्वारा रोक लगाया गया था, तो उसी कानून को बोलते हैं कॉर्न लॉ। ठीक, इस लॉ के कारण ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों के दाम बहुत बढ़ गए थे। अब क्या हुआ? अब जो ये रोक लगा दिया तो क्या हुआ? अब बाहर से मक्का आ नहीं पा रहा था, तो ब्रिटेन के जो किसान थे, जो व्यापार थे, मनमानी कीमत रखते थे, ऊंचे भाव पर बेचते थे, जिसकी वजह से दाम क्या बढ़ गया था। तो इस लॉ के कारण ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों के दाम बहुत बढ़ गए थे, लोग नाराज हो गए थे। इसलिए इस लॉ को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इस समाप्ति के परिणाम क्या हुए? इसकी समाप्ति का परिणाम ये हुआ, और इसको जब समाप्त कर दिया गया तो खाद्य कीमत के दामों में गिरावट आ गई थी। क्यों गिरावट आई? क्योंकि अब बाहर से मक्का आयात होने लगा, आने लगा, तो बाहर की जो अच्छे से तकनीक थी तो सस्ता में मक्का देने लगा, तो ब्रिटेन के किसान भी सस्ता में देना पड़ता था, क्योंकि कंपटीशन तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से खाद्य कीमतों में गिरावट आ गई थी। अगला सवाल है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पेनिंग जेनी मशीनों पर हमला क्यों किया? तो देखिए, बेरोजगारी के भय से महिलाएं नए प्रौद्योगिकी का विरोध करते थे। क्योंकि दोस्तों स्पिनिंग जेनी मशीन अगर लग जाता ना, तो वहां के महिलाओं को क्या लग रहा था कि मेरा रोजगार चला जाएगा, उसका जो काम था मशीन आके कर देगा। तो उनको बेरोजगारी का भय सता रहा था, किनको? वहां के महिलाओं को। तो इसीलिए दोस्तों स्पिनिंग जेनी के आने से उन्होंने अपना रोजगार छीन जाने का भय सता रहा था। इसलिए ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। जो 2 नंबर का, इसलिए छोटा सवाल आंसर लिखना है। बड़ा अगर क्वेश्चन रहता है 5 नंबर का, 3 नंबर का, तो बड़ा लिखना पड़ता है आंसर। अगला सवाल है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? ठीक है, तो देखो ये 5 नंबर का भी सवाल है, तो आपको 5 पॉइंट लिख देना है, जो मैं आपको सब्जेक्टिव में बता दूंगा आगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है। दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा हिस्सेदारी करने का नहीं होता है। दबाव समूह जो होता है वो नहीं चाहता कि चलो हम सत्ता पर नियंत्रण हासिल करें, हम चुनाव लड़े, हम चुनाव जीते, हम सरकार बनाए, ऐसा कुछ भी सोचे उस विचार उनका नहीं होता है। जबकि राजनीतिक दलों का लक्ष्य क्या होता है? सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करके सरकार बनाना, या विरोधी दल के रूप में सरकार पर नियंत्रण रखना होता है। क्या बोल रहा है? राजनीतिक दल क्या चाहता है कि हम सरकार लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, सरकार और सत्ता हासिल करेंगे, और या तो खुद राज करेंगे, मतलब खुद पूरे देश पर शासन चलाएंगे, या फिर विरोधी दल बन करके, अगर हार गया तो विरोधी दल बनेगा, जैसे कांग्रेस हार गया तो अभी विरोधी दल है ना, इसी प्रकार से। तो दबाव समूह दोस्तों एक संगठन होता है, कुछ लोगों का, कुछ व्यापारियों का समूह हो सकता है, कुछ विद्यार्थियों का समूह हो सकता है, कुछ टीचर्स का समूह हो सकता है। इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? दबाव समूह, जो अपने हित के लिए, अपनी मांग को लेकर लड़ते हैं। लेकिन राजनीतिक दल क्या होता है? ये चुनाव लड़ते हैं, सत्ता पर अपना हक चाहते हैं। ठीक, अगला सवाल है, सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूपों को वर्णन करें। तो सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूपों में होते हैं, जैसे सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, विभिन्न सामाजिक समूह में कार्य, सत्ता का बंटवारा। ठीक है, तो दोस्तों सत्ता का एक होता है क्षैतिज वितरण, एक होता है ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर वितरण मतलब होता है दोस्तों कि केंद्र सरकार, ठीक है, राज्य सरकार, ये सब होता है। ठीक है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण होगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। और एक होता है सत्ता का क्षैतिज वितरण। तो आप लोग कमेंट करके बोलना सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या होता है। ऊर्ध्वाधर वितरण मतलब जो सत्ता को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में बांटा जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको? ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, लेकिन जब क्षैतिज वितरण होता है तो क्या होता है? सत्ता को कैसे बांटा जाता है, कमेंट करके बोलना। और विभिन्न सामाजिक समूह में सत्ता का बंटवारा हो जाता है। ठीक है, अलग अलग गांव में अलग अलग समूह रहते हैं, कहीं पर मुस्लिम समुदाय रहते हैं, कहीं पर हिंदू समुदाय रहते हैं, तो उनके बीच में भी सत्ता को बांटा जाता है। तो इस प्रकार से सत्ता का दोस्तों मतलब होता है साझेदारी। समझ गए हैं? जैव विविधता से आप क्या समझते हो? जैव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र किसे कहा जाता है? हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पाई जाती है। ठीक है, हमारे दोस्तों पृथ्वी पर क्या होता है? विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बहुत सारे जीव जंतु पाया जाता है। अब पेड़ पौधे जीव जंतु में इसी अंतर को जैव विविधता कहते हैं। अब देखिए, कोई एक प्रकार का पेड़ थोड़ी पाया जाता है कि चलो भाई सिर्फ आम का पेड़ ही पाया जाता है, मस्त हो क्या आम का फल खा रहे हो। अरे बहुत प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, ऐसा पेड़ पाए जाते कि आपके उस भाई साहब उसका नाम नहीं जानते हो आप। ऐसे ऐसे जीव जंतु पाए जाते उसका नाम नहीं जानते हम लोग, समझ रहे हो? तो कितनी सारी अंतर है, कितनी सारी विविधताएं हैं, तो इसी को तो बोलते हैं जैव विविधता। समझ गए? जैव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र किसे कहते हैं? जैव विविधता का दोस्तों विशिष्ट क्षेत्र किसे कहते हैं? इसे वन को कहते हैं। ठीक है, वनों को क्या बोलते हैं? जैव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र। क्यों? वहीं पर तो सारी विविधता पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं? जिस पर बोलबाला है सभी का, उसे ही बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। मतलब सर, मतलब ऐसा क्षेत्र जो सरकार के अधिकार में आता है उसे सार्वजनिक क्षेत्र बोलते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस, सरकारी विद्यालय आदि, ये सारे क्या होगा? सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब जो सरकार की चीजें होते हैं वो नहीं होता है। जैसे पोस्ट ऑफिस क्या है? सरकार की है। अगर सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हो तो ये भी सरकारी विद्यालय है। तो ये सभी सार्वजनिक जगह है, ठीक है। रोड क्या है? सार्वजनिक है। ऐसा थोड़ी कि चलो भाई मैं रोड में तुमको चलने नहीं दूंगा, मेरा प्राइवेट रोड है, अपना रोड है, नहीं कह सकता कोई, क्योंकि वो सार्वजनिक है, सबके लिए, वो सरकार द्वारा बनाया गया है, समझ रहे हो। तो ये चीज है सार्वजनिक, जो सभी के लिए है, सरकार द्वारा बनाता है। तो पोस्ट ऑफिस हो गया, सरकारी विद्यालय, और भी बहुत सारी चीज होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? वस्तु विनिमय मतलब क्या होता है? अभी तो मुद्रा विनिमय है ना, मुद्रा के दे दो। आप कहीं पर समोसा खाना है तो चल के 10 रुपया दे दिए, चलो समोसा खा लिए मस्त होके, 10 रुपये में समोसा मिलेगा तो खा ही लोगे। लेकिन क्या होता था पहले? पहले तो मुद्रा नहीं देता ना, तो आपको समोसा खाना होता तब समोसा होता था कि नहीं हमको भी नहीं पता, लेकिन तब अगर आपको समोसा खाना होता तो आप घर से क्या लेके जाते? मैदा लेके जाते कि चलो भाई मैं 1 किलो मैदा दे रहा हूँ, आप मुझे 2 को समोसा दे दो। या फिर आपके घर में चावल हुआ तो चावल लेके गए, चलो भाई 1 किलो चावल दे दे, मुझे 2 समोसा दे दो। या फिर आपके घर में कुछ भी सामान हो रहा है तो उसको आप जाके बदले में समोसा खा के आ गए। तो सिर्फ समोसा ही क्यों, आप कुछ भी सामान ले सकते हो ना आपकी जरूरत के अनुसार, तो उसे वस्तु विनिमय बोलते हैं। वह प्रणाली जिसमें मुद्रा का उपयोग किए बिना, जिसमें पैसा का उपयोग नहीं होता था उस वक्त, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तुओं के विनिमय के माध्यम से करते थे, ठीक है। अपनी आवश्यकता को पूर्ति, जैसे आपको कोई चीज चाहिए तो वस्तुओं के विनिमय, कोई वस्तु है उसको आप दे दिए और उसका वस्तु आप ले लिए, इसे ही बोलता है वस्तु विनिमय, ठीक है। तो इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, जिसमें पैसा का यूज नहीं होता है, जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी को चावल चाहिए और आपको मीट चाहिए, तो क्या हुआ? आप अपने घर से चावल जाके 5 किलो दे दिए, आप जाके 1 किलो मीट ले लिए। तो इस प्रकार हुआ वस्तु विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 8वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको लोगों को 2 पर लिखने बोला है, लेकिन मैं 3 पर लिख दिया हूं ताकि आप लोग याद हो जाए। तो क्या जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में लिखना है। तो बहुत आसान है, देखो क्या है। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास में कलंकित घटना है। एक कलंकित घटना मतलब क्यों? अमृतसर के जालियांवाला बाग में जब एक भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हुई थी। दोस्तों अमृतसर में जालियांवाला बाग में मेला लगा था, ठीक है। कौन सा मेला? बैसाखी का मेला लगा था, ठीक है। सभी लोग इकट्ठे हुए थे, मेला देख रहे थे। जब भीड़ वहां इकट्ठी हुई थी तो क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने उस पर गोली चलवा दी, धुआंधार गोली, मतलब ताबड़तोड़ गोलियां चली। किसके द्वारा? जनरल डायर के द्वारा। बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए, औरतें मारी गई, बच्चे बूढ़े, किसी को नहीं छोड़ा गया। यहाँ पर मतलब धाई 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 गोलियां चलने लगी। तो एक काला दिन था वो भारत के लिए, समझ रहे हो, जिसमें अनेक निर्दोष और निहत्थे लोग मारे गए थे। तो यही दोस्तों जालियांवाला बाग की घटना है। रॉलेट एक्ट क्या है? तो रॉलेट एक्ट दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए, मतलब जो भी हमारे देश को आजाद करवाना चाहते थे, ठीक है, जो राष्ट्रीय आंदोलन कर रहे थे भारत को आजाद दिलाने के लिए, उनको कुचलने के लिए, उनको बंद करने के लिए लाया गया एक ऐसा कानून था जिसके आधार पर किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकता था। मतलब कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन भाग ले रहा है, कोई कुछ धरना सभा कर रहा है, तो उसको सीधा उठाता जेल में बंद कर देता, उस पर कोई सुनवाई नहीं, फैसला ऑन द स्पॉट, चलो भाई जेल में रहो तुम। उसको जब कोर्ट में ले जाएगा, उसको मुकदमा जो होगा तब तो उसका सजा पता चलेगा, हाँ सजा है भी कि नहीं। लेकिन कोई मुकदमा नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट उसको उठाओ जेल में भर दो, ऐसा कुछ था कानून। तो ये भी काला कानून ही था, रॉलेट एक्ट, समझ रहे हो। अगला है चौरी चौरा हत्याकांड। तो असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर के चौरी चौरा नामक जगह, यहाँ पर जगह होगा, ठीक है, जगह ये वाला नहीं होगा, जगह में हिंसक घटना घटित हुई। क्या हुआ? असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर के चौरी चौरा नामक जगह में हिंसक घटना घटित हुई। क्या हिंसक घटना घटित हुई भाई? जिसके तहत भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी। ऐसा हिंसक घटना, मतलब असहयोग आंदोलन हो रहा था, सभी लोग आंदोलन कर रहे थे, तब क्या हुआ? तो ये पुलिस कर्मी ने रोका होगा, कुछ बोला होगा, तो भीड़ पूरा, आप जानते हो कि एक कुछ बोलेगा तो पूरा भीड़ का पावर समझते हुए क्या करेगा। तो उन भीड़ ने क्या किया? पूरे थाने को ही आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी थे, सभी के सभी जलकर मर गए थे। तो गांधी जी इससे बेहद आहत हुए थे, क्योंकि गांधी जी थे अहिंसावादी, उनको अहिंसा प्रिय था, उनको हिंसा कभी प्रिय नहीं था, मारपीट तो प्रिय था ही नहीं। तो उससे ये आहत हुए कि चलो भाई मेरा आंदोलन, इस पर घटना हो रही है, तो उन्होंने आंदोलन को ही वापस ले लिया, ठीक है। चौरी चौरा नमक हत्याकांड, इससे जाना जाता है इसी घटना को, ठीक है। अगला सवाल है, महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। तो महामंदी ने भारतीय व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया। महामंदी मतलब क्या? मंदी छोटा मोटा मंदी नहीं दोस्तों, महामंदी मतलब चीजों का भाव गिर जाना, लोगों के पास पैसा नहीं होना, खाने के लिए लाले पड़ जाना, ये होता है महामंदी, ठीक है। भगवान ना करे महामंदी किसी को देखना पड़े। अगर देश में महामंदी आए तो सारी नौकरियां छिन जाएगी, रोजगार छिन जाएंगे, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे खाने को भैया। तो क्या देखो, महामंदी ने भारतीय व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया था। 1928 और 1934 के मध्य भारतीय निर्यात और आयात लगभग आधे रह गए थे,
समझ रहे हो। 1928-34 जब दोस्तों मावंदी हुई थी, तब भारत के से निर्यात, मतलब भारत से जो बाहर जाते थे कुछ भी वस्तु, ये लगभग आधे हो गए थे। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिरने से भारत में कीमतें गिर गई थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर कीमतें गिर गई थी, क्योंकि खरीदने वाले थे नहीं, लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे। ठीक है, तो क्या हुआ, इससे दाम जो है बहुत गिर गई। इस अवधि में गेहूं की कीमतें करीब 50% तक गिर गई थी। समझ रहे हो, महामंदी का सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा था दोस्तों, वो गरीब किसानों पर पड़ा था, क्योंकि कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने के बावजूद किसानों को करों में कोई राहत नहीं मिला था। क्योंकि महामंदी आई, किसी सभी पदार्थों के दाम घट गए, किसी किसान जो उपज करते थे वो भी दाम घट गया, लेकिन उनको करों में कोई ढील नहीं मिली। तो चूंकि सामान उपज कर रहा है, दाम कम मिल रहा है, तो वो कर को कैसे चुकता करेंगे। तो किसान इससे पूरी तरह प्रभावित हुए। ठीक है, उनकी ऋणग्रस्तता बढ़ गई, उन्हें अपनी जमीन बेचनी या गिरवी रखनी पड़ी। जो वो लोन लेते थे उनको देने के लिए जमीन भी बेचनी पड़ी या गिरवी रखनी पड़ी, क्योंकि उसको उतना लाभ ही नहीं हुआ ना, सभी चीजों के दाम घट गए थे महामंदी में। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। तो देखो, भारत एक सामाजिक विविधताओं से परिपूर्ण देश है। भारत एक सामाजिक विविधताओं से परिपूर्ण देश का अर्थात क्या है कि भारत में विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं, हर एक धर्म के लोग पाए जाते हैं, हर एक समूह अलग अलग समूह के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग पाए जाते हैं। मतलब एक प्रकार के बहुत ही विविधता भरा देश है हम लोग का भारत। समझ रहे हो, यहाँ विभिन्न जाति धर्म तथा समुदाय के लोग रहते हैं। जो मैंने अभी कहा, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी शारीरिक क्षमता, समानता, रंग रूप अलग अलग होते हैं। क्या बोला, प्रत्येक व्यक्ति क्या अपनी शारीरिक अलग अलग क्षमता होती है भाई साहब। कोई 50 किलो का बोर उठाए तो कोई 100 किलो का बोर उठा लेगा, फेंक देगा। ठीक है, समानता होता है अलग अलग, ठीक है, अपनी समानता होती है, रंग रूप अलग अलग होता है। सभी का व्यवसाय भी, पढ़ाई के, खेल के विषय भी, खेल की या सांस्कृतिक गतिविधियां भी अलग अलग होती है। सभी का त्यौहार भी अलग अलग होता है। कोई दुर्गा पूजा मनाता है तो कोई ईद मुहर्रम मनाता है तो कोई बैसाखी मनाता है, अलग अलग सभी का है। ठीक है, इनका चुनाव लोग अपनी पसंद पर निर्भर करता है। और इनका चुनाव लोग कैसे करते हैं, अपनी पसंद पर, कि उनको क्या अच्छा लग रहा है। इन्हीं सामाजिक विद्रोह के कारण सामाजिक समूह बनता है। ठीक है, अब क्या होता है ना कि चलो भाई, एक तरफ से कुछ चीज हो रहा है, दूसरा समूह वाला भी कोई चीज कर रहे हैं, लेकिन अब उनका टकराव हो गया। ठीक है, कि चलो तुम ऐसा क्यों कर रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब दो समूह में टकराव हो गया। और ये दोस्तों जब टकराव होता है तो विभाजित हो जाता है, तो सामाजिक क्या होता है, सामाजिक फिर सामाजिक विद्रोह के कारण ही सामाजिक समूह बनते हैं। और जब सामाजिक असमानताएं विद्रोह का रूप लेती हैं तो सामाजिक विभाजन हो जाता है। सामाजिक असमानताएं, सामाजिक असमानता मतलब क्या, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग मान लो एक साथ टूट पड़े, एक दूसरे पर, एक दूसरे के विरोधी हो गए, तो फिर सामाजिक विभाजन हो जाएगा, अलग अलग समाज हो जाएगा। तो इसी प्रकार से तो भारत में अलग अलग समाज हुआ है ना। आप लोग जहाँ रहते होंगे, आपके कास्ट के लोग वहाँ रहते होंगे मैक्सिमम। गाँव में क्या बात कर रहा हूँ, शहर का बात नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है सामाजिक अंतर। क्या, जब सामाजिक में विभाजन होता है, तो समाज में विद्रोह होता है, तो फिर विभाजन होगा ही। विद्रोह मतलब क्या, लोग अपनी अपनी बात बोलेंगे। ठीक है, जो अलग कास्ट के हैं वो लोग कुछ और बात बोलेंगे, दूसरे कास्ट के लोग कुछ और बात बोलेंगे, मतलब दोनों में तालमेल नहीं बैठता है, तो विद्रोह होता है। जब विद्रोह होगा तो फिर विभाजन होगा। समझ रहे हो। अगला सवाल है, राजस्थान का शुष्क और अशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल का संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है। तो देखो, राजस्थान में पानी की भारी कमी होती है। आपको पता ही दोस्तों, राजस्थान में उतना वर्षा होती नहीं, कम होती है। तो राजस्थान में पानी की भारी कमी होती है, क्योंकि वहां उचित वर्षा नहीं होती। राजस्थान में क्या ठीक ठाक वर्षा नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए राजस्थान में जल संरक्षण के लिए लोग भूमिगत नहीं, भूमिगत टैंकों का प्रयोग करते थे। ठीक है, इसीलिए दोस्तों, चूंकि वहाँ रेगुलर पानी बरसात में अच्छा नहीं होता, इसीलिए राजस्थान में जल संग्रहण करने के लिए लोग क्या करते थे, भूमिगत टैंकों का प्रयोग करते थे। इसे मुख्य रूप से घर के आंगन में बनाया जाता था। जो भूमिगत टैंक होता है दोस्तों, भूमिगत मतलब जमीन को खोद करके टैंक बनता था। ठीक है, और इसे मेन जमीन के इसे घर के आंगन में ही बनाया जाता था। ये भूमिगत टैंक पाइप से जुड़े होते थे, और जो भूमिगत टैंक होता है दोस्तों, वो छत में पाइपों से जुड़े होते थे, ताकि बरसात में पानी गिरे सीधा आके टंकी में जमा हो जाए। समझ रहे हो, पाइप के सारे जुड़े होते थे। और क्या बोल रहा आगे, हाँ, ये भूमिगत टैंक पाइपों से जुड़ा होता था, और पाइप छत से जुड़ा होता था। पाइप कहाँ जुड़ा होता था, छत से, ताकि छत से पानी आएगा, ताकि बरसात का सारा पानी इन पाइपों के सारे टैंकों में जमा हो जाए। राजस्थान में लोग छत पर भी वर्षा जल संग्रहण करते थे, और सिर्फ यहीं पर नहीं दोस्तों, छत पर भी वर्षा जल संग्रहण करते थे राजस्थान के लोग। ठीक है, शुष्क तथा अशुष्क क्षेत्रों में खेतों को वर्षा वाले भंडारण क्षेत्र में बदल जाता था। ठीक है, शुष्क तथा अशुष्क क्षेत्रों में खेतों क्या करता, वर्षा जल भंडारण, मतलब वहां गड्ढा खोद देता था और वहां पर वर्षा जल संग्रहित करते थे। इस प्रकार से जल का संरक्षण होता था कहाँ, राजस्थान में। अगला सवाल है, चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को वर्णन करें। तो चावल भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल, आप लोग जानते हो, डेली खाते हो चावल का भात। ठीक है, इसे उगाने के लिए दो नहीं, अब तो कर दें, इसे उगाने के लिए, दो नहीं बोला है ना, तो दो मत, लेकिन इसे उगाने के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित है। क्या क्या है, सबसे पहला 25 से 30 डिग्री तापमान होना चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए 25 से 30 डिग्री, मतलब ज़्यादा नहीं। 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। इससे ज़्यादा बरसात ना, इससे कम वर्षा चलेगा। 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा इनफ है, यह इससे अच्छा उपज होगा। अगला सवाल है, जलोढ़ और दोमट मिट्टी का होना। मिट्टी कैसा होगा, जलोढ़ होना चाहिए या फिर दोमट मिट्टी का होना चाहिए। उष्ण और आर्द्र जलवायु होना चाहिए। जलवायु कैसा होना चाहिए, उष्ण और आर्द्र।
समतल भूमि होना चाहिए ताकि पानी ज्यादा दिनों इकट्ठा रहे। बिल्कुल समतल भूमि होगा तभी तो पानी रहेगा, ढलान भूमि भूमि होगा तो पानी रुकेगा बिल्कुल भी नहीं। और पानी जब नहीं रुकेगा तो फिर धान होगा कहाँ से, चावल होगा से कहाँ से, होगा ही नहीं। तो समतल भूमि होनी चाहिए ताकि ज्यादा दिनों तक पानी इकट्ठा रहे। आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई का प्रबंध, और ऐसे जगह पर दोस्तों होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है, हम लोग सिंचाई उसको कर सके। समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु विनिमय कठिनाई का वर्णन कर। वस्तु विनिमय से क्या कठिनाई होता है? वस्तु विनिमय मतलब समझ रहे हो, किसी एक वस्तु को देकर आप दूसरा वस्तु ले लोगे, उसे ही बोलते हैं वस्तु का विनिमय। इससे क्या क्या कठिनाई होती है देखो। तो सबसे पहले दोहरे संयोग का अभाव। इसका मतलब क्या, इस प्रणाली में व्यक्तियों को एक ऐसे व्यक्ति की खोज में भटकना पड़ता है जिसके पास उसकी आवश्यकता की वस्तु हो और वो व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले स्वयं उस मनुष्य की वस्तु लेने को तैयार हो जाए। वो दोहरे संयोग मतलब क्या, देखिए जब मुद्रा नहीं था तो वस्तु विनिमय कैसे होता, वस्तु विनिमय होता था। मतलब आपको एक वस्तु दे दी है तो आपका, और जिससे ले रहे हो उसको, उससे कुछ और वस्तु ले लिए। तो ऐसे में मान लो आपको खाना है रोटी, तो आपको चाहिए आटा, ठीक है, और एक कोई आपको क्या चाहिए, आपके पास क्या है, आपके पास चावल है लेकिन आपको आटा चाहिए। तो आपको एक ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा जिसको चावल की जरूरत है, आपको एक ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा जिसको चावल की जरूरत है और उसके पास क्या है, आटा है। तो आप तभी ना आप उसको जाकर चावल दे दोगे अपना और उससे आटा ले आओगे, अपनी रोटी बना के मस्त खाओगे। लेकिन ऐसा क्या बहुत दिक्कत था, अब किसके पास आटा है किसके पास चावल, हर एक को पूछना पड़ता था, ऐसे ही दिक्कत होती थी पहले, ठीक है। इसलिए दोस्तों दोहरे संयोग का अभाव मतलब क्या, वही चीज हो गया कि हर एक मतलब कोई जरूरी नहीं कि हाँ आपको जो वस्तु चाहिए दूसरे लोगों को वो भी वस्तु चाहिए। तो दोहरे संयोग का अभाव होता है। इस प्रणाली में व्यक्तियों को एक ऐसे व्यक्ति की खोज में भटकना पड़ता है जिसके पास उसकी आवश्यकता की वस्तु हो और वह व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले में स्वयं उस वस्तु लेने को तैयार हो जाए। समझ रहे हो। मूल्य के सर्वमान्य माप का अभाव। अब देखो वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का कोई एक माप नहीं होता जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु के मूल्य को विभिन्न वस्तुओं से तुलना नहीं किया जा सकता। अब सोचो आप चावल दे रहे हो, आटा ले रहे हो, तो कैसे मापोगे कि भाई चावल मेरा इतना रुपया का है, मेरा इतना, और मेरा आटा इतना रुपया का, अलग अलग दाम होता है। तो ऐसे में दोस्तों काफी दिक्कत होती है कि चलो भाई वो कितना चावल देगा, ये कितना आटा देगा, ठीक है, बराबर बराबर तो किसी चीज को ले नहीं सकते हो। अब मान लो आप मीट लेने गए, ठीक है, मिठाई खाने गए चावल लेके, तो आप 1 किलो चावल देके 1 किलो मिठाई ले लोगे? दुकानदार इतना बुड़वा के बिल्कुल भी नहीं। तो वे सर्वमान्य माप नहीं होता, ठीक है, अलग अलग चीजों का अलग अलग माप होता था जिसमें काफी सारा दिक्कत होता था लोगों को, जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु के मूल्य को विभिन्न वस्तुओं से तुलना नहीं किया जा सकता क्योंकि हर एक वस्तु का मूल्य अलग अलग होता है ना। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी वस्तु का अधिक मूल्य रखते हैं और दोनों पक्ष क्या बोलेगा, अरे भाई मेरा सामान का दाम ज्यादा है, ये बोलेगा मेरा सामान का दाम ज्यादा है। मतलब दोनों पक्ष अपना अपना क्या करते, मूल्य आंकते थे। वस्तुओं के विभाजन में कठिनाई। कुछ वस्तुएं जैसी होती है जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, जैसे गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुर्सी, मेज आदि, क्योंकि इनका विभाजन करने से इनकी उपयुक्तता समाप्त हो जाए। अब इनका विभाजन, अब अपना जो कुर्सी है उसको विभाजित करोगे, बीच में काट दो कुर्सी, बीच बीच में तोड़ दो, अब वो कुर्सी किसी काम का बचेगा, कोई काम का लायक नहीं होगा। समझ रहे हो। तो इसलिए दोस्तों मूल्य वस्तु के विभाजन में भी कठिनाई हो रही थी। तो इस प्रकार जो हम लोग का है क्या कि वस्तु विनिमय की कठिनाइयों ये सब है जो आपको बताया। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण बोलते हैं। मतलब सर, मतलब विभिन्न देश जब आपस में संबंध बनाते हैं, व्यापार करते हैं, तो इसी चीज को तो बोलते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवा और तकनीकी श्रम का भी आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। और वैश्वीकरण के कारण ही दोस्तों आज विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। समझ रहे हो। जैसे कोई हमारे देश से एयरलाइन जा रहा है दूसरा देश, ये क्या है, सेवाएं हैं। हमारे देश से कोई वस्तु खाने का सामान जा रहा है दूसरा देश, ये भी क्या है, एक ये आप लोग का ये भी व्यापारी है ना एक तरह से। अब दोस्तों लॉन्ग आंसर देखेंगे जो कि आपको 5 नंबर वाले सवाल है, उसका सभी का उत्तर देखेंगे। पहला सवाल है 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूह की सूची बनाई और बताइए कि आंदोलन में क्यों शामिल हुए। मतलब असहयोग आंदोलन में जो सामाजिक समूह शामिल होते हैं, तो बहुत समूह शामिल हुए थे लेकिन मैंने कुछ ही को लिया है। देखिए क्या क्या है। 1921 में असहयोग आंदोलन में भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। आंदोलन में शामिल प्रमुख सामाजिक समूह निम्नलिखित थे। क्या क्या था देखिए। पहला हो जाएगा शिक्षित मध्यम वर्ग, शहरों में शिक्षित मध्यम वर्ग, ठीक है, यहाँ पर डैश होगा यहाँ पर, ठीक है, ये डैश यहाँ पर डैश होना चाहिए था। क्या बोल रहा है, वर्ग शिक्षित मध्यम वर्ग, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए था वर्ग के बाद। शहरों में शिक्षित मध्यम वर्ग ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया? शहरों में शिक्षित मध्यम वर्ग ने, ठीक है। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। अब जब दोस्तों आंदोलन हुआ तो क्या हुआ, हजारों विद्यार्थियों ने क्या किया, आप लोग स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। शिक्षित वर्ग आंदोलन में शामिल हुआ इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें देखा कि उनके बार बार पढ़े लिखे क्यों हुआ, क्योंकि उसने देखा कि उनके बराबर पढ़े लिखे होने के बावजूद अंग्रेज जो है वो अफसर बन जाते हैं, जो कि बाहर से लोग कलर की पद पर ही रहते हैं। भारतीय लोगों को
वेतन भी अंग्रेजी के मुकाबले कम मिलता था, ये केवल क्लर्क ही पैदा होते थे और क्लर्क ही मर जाते थे। इस भेदभावपूर्ण नीति के कारण शिक्षित वर्ग अंग्रेज सरकार के विरोध करता। अब तो जब पढ़ रहे हो, आप में टैलेंट है, अब तो आगे बढ़ना चाहोगे, लेकिन सर अंग्रेज सरकार ऐसा होने नहीं देती। ठीक है, जो भारत का उच्च जो भी कुछ था, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, भारत के जो भी पद होते थे बड़े बड़े, ठीक है, उसमें भारतीयों को नहीं दिया दिया था, उनको कलर का पद दे दिया, बोले चलो सब भाई तुम खुश रहो, जीवन भर तुमको यही मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो वहाँ के जो ब्रिटिश के लोग थे, ब्रिटेन के लोग थे, वो लोग आता और अच्छा अच्छा काम करते। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, क्या देखिए कि व्यापारी वर्ग, बहुत से स्थानों पर क्या होता है ना, व्यापारी ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। व्यापारियों ने क्या किया कि चलो भाई विदेशी चीजों को ना मैं खरीदूंगा ना बेचूंगा। ठीक है, अंग्रेज सरकार की गलत नीति के कारण व्यापारी वर्ग पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। अंग्रेज सरकार की गलत नीति था, ठीक है, जिसकी वजह से व्यापारी वर्ग पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, क्योंकि लोग चाहते थे कि भारत के व्यापार आगे नहीं बढ़े, बल्कि हम लोग खुद व्यापार करें। और अंग्रेज दोस्तों पहले यहाँ व्यापार ही करने आया था, समझ रहे हो। तो क्या करता वो अंग्रेज क्या करता, सस्ते दामों पर कच्चा माल ब्रिटेन ले जाते और वहां से तैयार माल लाकर अधिक कीमत पर भारत में बेचते। भारतीय व्यापार को इससे बहुत नुकसान होता है, क्योंकि वो बहुत कम सस्ते दाम में उससे सामान खरीद लेते, भारतीय व्यापारों से सस्ते दाम में कच्चा सामान खरीदता, फिर वही सामान को जब बेचता भारत में लाकर, तो क्या करता, बहुत ऊंचे दाम में बेचता। ठीक है, तो एक हो गया, दो हो गया आपका व्यापारी वर्ग हो गया, शिक्षित मध्यम वर्ग हो गया, और तीसरा पॉइंट है, यहाँ पॉइंट अच्छा से नहीं दिया, सामान्य जनता। अशोक आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया था, जिसमें हर एक लोग भाग ले रहे थे, क्योंकि आम जनता ने विदेशी कपड़ों तथा चीजों का बहिष्कार किया। शराब की दुकानों के पिकेटिंग मतलब बिल्कुल धरना दे दिया, अब शराब की दुकान नहीं खुलेंगी। ठीक है, और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, मतलब विदेशी कपड़ों को जला दिया गया। आम जनता अंग्रेजों के अत्याचार से दुखी हो चुकी थी, इसलिए उसने बढ़ चढ़कर अशोक आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, अब आम जनता क्या बिल्कुल दुखी हो चुकी थी, अंग्रेज का जो तानाशाह वाला शासन था वो देख देख कर उन लोग का मतलब क्या बोलता है उसको, प्रताड़ना सह सह के दुखी हो चुके थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो भाई गांधी जी ने अशोक आंदोलन शुरू किया है, तो हमें आजादी अगर मिलेगी तो हम लोग भी साथ हो जाते हैं। सामान्य जनता हो गया। अब देखेंगे बगान मजदूर। बगान मजदूर देखिए जो बगानों में काम करते थे, क्या हो गया, गांधी जी के विचार और स्वराज की अवधारणा। जब बोलो सर इतना बड़ा आंसर, बस समझ लो, आपको बस पॉइंट याद रखना है। क्या शिक्षित मध्यम वर्ग क्या किया था, क्यों भाग लिया था, व्यापारी वर्ग क्यों भाग लिया था, सामान्य जनता क्यों भाग लिया था, और बगान मजदूर क्यों भाग लिया था। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट याद खुद से आप लिख दोगे। देखो बगान मजदूर क्यों भाग लिया था, गांधी जी के विचार और स्वराज की अवधारणा जब मजदूरों को समझ में आई, तो वो भी बगानों की चार दीवारी से बाहर निकलकर राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गए। ठीक है, क्या हुआ, जब गांधी जी के अशोक आंदोलन के बारे में बगान के मजदूरों को पता चला, क्योंकि उन लोगों को बगानों के अंदर रहना पड़ता था। ठीक है, उन लोग बाहर ज्यादा नहीं जाने दिया जाता था, खुद का जमीन उनसे छीन लिया गया था बगानों के मजदूर से। ठीक है, और उनको खुद की जमीन पर ऐसा होता था कि मतलब फसल उगा करके ब्रिटिश को देना पड़ रहा था। तो ये अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे, उनकी बात नहीं मानने लगे, वे बगानों के काम छोड़कर घरों को लौट गए, क्योंकि उनको लगने लगा कि गांधी राज आते ही सबको जमीन मिल जाएगी। उनको लगने लगा कि अगर गांधी राज आएगा तो अंग्रेज जो उनसे जमीन हड़पे हैं, ठीक है, जमींदार को जो जमीन सौंप दिया गया अब उनको मिल जाएगा, अब उन्हें मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। तो इस वजह से जो बगान के मजदूर है वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी के उदाहरण देते हुए एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताना है आपको। युक्तिपरक और नैतिकपरक। तो सबसे पहले युक्तिपरक है क्या। युक्तिपरक कारण वे है जो सोच समझ कर लिया गया तर्क होता है। मतलब युक्तिपरक मतलब आपको तर्क के साथ बताएगा, हाँ ये होना चाहिए। ठीक है, अगर बोलेगा आप टॉप करोगे तो क्यों करोगे, आपको कारण दो। अगर बोलेगा आप आज सिंदरी जाओगे, मतलब कहीं आपका जगह का नाम जाओगे, तो क्यों जाओगे। तो युक्तिपरक कारण वो है जो सोच समझ कर लिया गया तर्क होता है, जिन्हें लाभ हानि को सामने रखकर, मतलब हर एक पहलू को देख करके रखा जाता है। जैसे सत्ता की साझेदारी क्या है, क्यों अच्छा है। देखो सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, इसलिए सत्ता की साझेदारी होना चाहिए। क्या विभिन्न समूह के बीच टकराव को कम करती है, यह भेदभाव को कम करती है, विभिन्न विविधताओं को अपने अंदर समेट लेती है, और सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी होगा तभी तो सत्ता में लोगों की भागीदारी होगा। और नैतिक कारण क्या है, कुछ लोगों ने नैतिक कारणों से भी सत्ता की साझेदारी को जोरदार समर्थन किया है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी को समर्थन किया है। देखिए युक्तिपरक भी एक कारण है, नैतिक परक भी एक कारण है। ठीक है, नैतिक कारक तो लोगों ने जोरदार समर्थन किया है। नैतिक कारण से भी कैसे, साझी सरकार में सत्ता का विभाजन से सभी सरकार में हिस्सा लेने वाले राजनीतिक दलों की से पूर्ण न्याय हो जाता है। क्या बोला, साझी सरकार में सत्ता का विभाजन से सभी सरकार में हिस्सा लेने वाले राजनीतिक दलों से पूर्ण न्याय हो जाता है। मतलब सरकार का अगर विभाजन होगा तो सभी लोगों को क्या, राजनीतिक दल के सभी लोगों को बिल्कुल पूर्ण न्याय मिलेगा। सरकार में हिस्सा लेने से राजनीतिक दलों से पूर्ण न्याय हो जाता है। अल्पसंख्यक लोगों की भी अवहेलना नहीं होती, इसके लिए उनके मन में कोई आक्रोश की होना नहीं होता। अल्पसंख्यक लोग, अब उनके लिए दोस्तों सत्ता की साझेदारी हुआ तो अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके लिए भी अलग सा नेता बना दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये सत्ता की साझेदारी में ही पॉसिबल है कि हाँ भाई तुम अल्पसंख्यक है, तुम्हारे लिए भी एक नेता है। समझ रहे, वो लोग नेता में खड़े होते हैं, चुनाव में वो लोग जीत जाते हैं, फिर अल्पसंख्यक का बात वो लोग सरकार के सामने रखता है। शक्ति के विकेंद्रीकरण से किसी भी सरकारी अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से कोई अन्याय नहीं हो पाता।
ठीक है। शक्ति विकेंद्रीकरण, चूंकि शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जाता है, विधायिका के पास कुछ पावर होता है, कार्यपालिका के पास कुछ पावर होता है और न्यायपालिका के पास कुछ पावर होता है, ठीक है। इससे अन्याय नहीं हो पाता है और इस प्रकार केंद्र और राज्यों में भी शांति का वातावरण बना रहता है, ठीक है। अब कोई ये गलत कर दिया, सबसे ऊपर हमारा कोर्ट बैठा हुआ है ना, अगर कोई भी कुछ गलत करेगा तो कोर्ट में उसका फैसला होगा। तो इस प्रकार से एक शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ चलता है और ये सब कुछ सत्ता का बंटवारा से ही होता है। सत्ता का बंटवारा अगर नहीं होता, ठीक है, केंद्र सरकार के पास सारा अधिकार रहता, राज्य को नहीं मिलता, स्थानीय को नहीं मिलता, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों सभी को बराबर का अधिकार दिया गया है, तो हर एक चीज में इस प्रकार से तालमेल बिठा करके काम चलता है। सबकी राय से किए हुए निर्णय सबको मान्य होते हैं, क्योंकि ये सर्वसम्मति से लिए होते हैं, ठीक है। और सबकी राय से किए हुए निर्णय, सत्ता के साधन में क्या होता है, सभी लोग एक साथ बैठ गए और निर्णय लिया, चलो भाई हमारे देश के लिए क्या करना सही रहेगा, इन जो समूह, ये समूह के लिए क्या करना सही रहेगा। तो इस प्रकार से सभी एक साथ बैठ करके राय लेते हैं और जो कि सर्वसम्मति से होते थे, तो ये सब सही होता है। अगला दोस्तों है सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक उपयोगी है। कैसे? तो सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक उपयोगी है। जैसे देखो, एक नंबर, सड़क मार्गों का निर्माण रेल मार्गों की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। रेल मार्ग क्या होता है, बहुत खर्चा पड़ता है, उतना बड़ा बड़ा आप लोग समझ रहे हो, उतना रेल लाइन बिछाएगा, कितना लोहा लगता है, लेकिन सड़क उससे आसान होता है, सस्ता बन जाता है सड़क। सड़क मार्गों के रखरखाव में भी बहुत कम खर्च होता है। इसके निर्माण में कम समय, कम श्रमिक, कम पूंजी तथा कम तकनीक की आवश्यकता होती है। तो आप समझ गए, इसके निर्माण में कम खर्च लगता है, कम श्रमिक भी लगता है, कम धन भी लगता है और टेक्निक का भी उतना यूज नहीं होता। अरे एक रेलवे लाइन बनाने में समझ रहे हो यार, पसीने छूट जाएंगे पसीने। किसी भी प्रकार की आकृति वाले रास्तों पर सड़क निर्माण संभव हुआ है, जबकि रेल मार्ग को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में विकसित नहीं किया सकता। और किसी प्रकार का दोस्तों आकृति वाला सड़क है ना, जैसे ऊंचा नीचा हो, ढलान वाला हो, ऊंचाई वाला हो, हर एक जगह सड़क बन जाएगा, लेकिन भाई साहब आपका रेलवे हर जगह नहीं बन सकता है, वो समतल जगह पर ही बनेगा। सड़कें व्यक्ति को उसके दरवाजे तक छोड़ सकती है, जबकि रेलें निर्धारित स्टेशन पर रुकती है। सड़क क्या करेगा, आपको घर के द्वार तक छोड़ देगा, भाई साहब उतरो घर घुस जाओ। लेकिन रेलवे क्या, वो स्टेशन में ही छोड़ती है, आपके घर तक नहीं पहुंचेगा। हाँ, अगर आपके स्टेशन के बगल में घर है तो अलग बात है। अगला है स्टेशन व्यक्तियों को उसके अगला सवाल, अगला पॉइंट है, सड़कों के माध्यम से निर्माण केंद्रों में उत्पादित अनेक वस्तुएं उपभोक्ताओं तक प्रत्यक्ष रूप से पहुंचा दी जाती है। इससे माल को बार बार लादना उतारना नहीं पड़ता। अब सड़कों के माध्यम से क्या, आपको कोई सामान चाहिए तो आप उसमें गाड़ी में अपना बोरा चढ़ा दिए, डायरेक्ट आपके घर में उतार लेगा वो। तो इस प्रकार से होता था कि सड़कों के माध्यम से निर्माण केंद्रों में, जहाँ आटा पैदा हो रहा है, ठीक है, आटा का निर्माण हो रहा है, वहाँ चपा लिए आप, एक बोरा आटा चढ़ा लिए, ठीक है, और अपने घर पहुंच गया वो आटा। तो इस प्रकार से आपके सीधे घर पहुंच जाते हैं, माल को बार बार उतारना चढ़ाना नहीं पड़ता, रेलवे में जैसा करना पड़ता है। सड़क मार्गों पर संचालित वाहनों का उपयोग किसी भी समय किया जा सकता है। मतलब सड़क में दोस्तों हर समय तो सड़क आपको गाड़ी मिल ही जाएगी, उसके लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हाँ भाई इतना बजे जाएंगे तभी हमको ये वाला गाड़ी मिलेगा, ठीक है। आपको 5 मिनट बाद गाड़ी मिलेगा, तुरंत गाड़ी मिल जाता है। लेकिन रेलवे के साथ ऐसा नहीं है, रेलवे का टाइम फिक्स है कि हाँ इतना बजे ही वो रेल खुलेगी, तो इतना बजे ही सब कुछ चलेगा। तो ये चीज हो गया। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस प्रकार सुलझाते हैं, उदाहरण देकर बताइए। दोहरे संयोग की समस्या दोस्तों आप लोग समझिए कुछ देर पहले कि जिस प्रकार दोहरे संयोग मतलब क्या, जो वस्तु का विनिमय होता है ना, कि वस्तु को दे करके आप कुछ वस्तु दे रहे हो, उसके बदले आप कुछ उससे वस्तु ले रहे हो, तो ये एक समस्या ही है ना कि हाँ किसको कौन सा वस्तु चाहिए, उसके पास आपकी जरूरत की वस्तु है कि नहीं है, सारा चीज चाहिए। तो मुद्रा ये चीज को हल कर दिया है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको चाहिए क्या, कलम, ठीक है, आपको दोस्त को चाहिए कॉपी, ठीक है। तो अब मान लीजिए मुद्रा नहीं है तो क्या करोगे आप, अपना जो ज्यादा कलम है अपने दोस्त को दे दिया। अब आपके दोस्त के पास, आपके दोस्त का भी तो ये इच्छा होना चाहिए ना कि हाँ चलो भाई मुझे भी कलम चाहिए, मेरे पास कॉपी है देने के लिए। उसके पास मान लीजिए कॉपी नहीं होगा तो आप उसको कलम क्यों दोगे, उसको कलम लेने की इच्छा नहीं होगा तो कलम क्यों लेगा। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से तालमेल सही होना चाहिए था, किसमें, दोहरा संयोग में। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वो इसका विनिमय किसी भी वस्तु, ठीक है, यह सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है, कोई भी चीज खरीद सकता है। अगर मुद्रा है तो कुछ भी खरीद लो, किसी के पास जाके खरीद लो, मिल जाएगा। लेकिन वस्तु विनिमय ऐसा नहीं होता है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग विनिमय प्रणाली की अनिवार्य विशेषता है, ठीक है। आवश्यकताओं को जो दोहरा संयोग है विनिमय प्रणाली की अनिवार्य विशेषता है, जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। दोहरा संयोग क्या होता है, मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। इसकी तुलना में एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देता है। बिल्कुल। अब मान लीजिए आपके पास मुद्रा है तो आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि हाँ आप जो जिससे आप सामान लेने जा रहे हो उसके पास उसको मतलब उसके पास वो वाला चीज है कि नहीं है। मतलब आपके पास अगर पैसा है जाके पैसा दो सामान लो, ठीक है। लेकिन वहीं अगर पैसा नहीं होता, ठीक है, पैसा अभी चलन में नहीं होता, तो क्या होता, आपको जो चीज चाहिए उस चीज वाले लोगों के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी तो जरूरी है ना कि मतलब आपको जो चीज चाहिए, ठीक है, आपको मान लीजिए आपको चाहिए क्या, चावल, ठीक है, और आप एक ऐसे आदमी के पास गए जिसके पास क्या है, जिसके पास मान लो चीनी है। तो क्या है, आपके पास चावल है और इसके पास चीनी है, ठीक है। तो ये जरूरी है कि इनको चावल की जरूरत है तभी तो आपसे चावल लेगा, ठीक है ना, तभी तो आप इससे चीनी प्राप्त कर सकते हो, ये जरूरी है।
तो इस प्रकार से दोहरे संयोग में बहुत दिक्कत हो जाता है और इसको कौन सुलझाया? मुद्रा ने सुलझाया। मुद्रा डायरेक्ट पैसा दो, ठीक है, चीनी वाले को पैसा दे दो, चीनी ले लेगा और आपको वो चीनी पैसा देगा, आप उससे उसको चावल दे दोगे। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था मुद्रा का प्रयोग होता है। मुद्रा महत्वपूर्ण बंधपूर्ति भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। उदाहरण क्या देखिए, जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसे जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उसको गेहूं भी बेचे, ठीक है, जो जूता बना रहा है। अब उसके पास चावल नहीं है, जूता वाले को क्या चाहिए? देखो, जूता वाले को चावल चाहिए, तो उसको ऐसे आदमी की जरूरत थोड़ी ढूंढने का कि ऐसे आदमी आए मेरे पास जो मुझे चावल दे और जूता ले जाए, नहीं। उससे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है कि भाई साहब मेरे पास जूता खरीद लो, मुझे पैसे दो, मैं पैसे से चावल खरीद लूंगा। एक बार उसने जूते की मुद्रा में बदल ली है तो वो बाजार में गेहूं या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है। सिंपल से एग्जांपल है, कितना आसान भाषा है। और दोस्तों मानचित्र वाला एक वीडियो में आप लोग को सारा चीज दे देंगे। तो ये सेट 3 कंप्लीट वन शॉट और सभी चीज आसान भाषा है सबको, तो आप लोग देख लो सभी का सॉल्यूशन। दोस्तों आप लोग का जो पीडीएफ है वो हम लोग का टॉपर बनो ऐप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अभी तक नहीं जुड़े तो जल्द से जुड़ जाइए, पढ़िए इस प्रकार से धाकड़ रिजल्ट हो जाए धाकड़। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।